जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिंध को अपने अंडर लाना चाहती थी। इसके पीछे उन्होंने किस तरह से षड्यंत्र किए, किस तरह की चालें चली और कैसे एंग्लो अफगान वॉर हुआ, किस तरह से उन्होंने सिंध को यूज़ किया और किस तरह से सिंध उनके कब्जे में चला आया। तो इससे रिलेटेड इस वीडियो में बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में अंत तक बनी रहेगा। चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो मैप देख लेते हैं। मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये जो मैप देख रही है, जो एरिया जो नवाब ऑफ सिंध लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये बेसिकली ये मैप आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप ये समझ सकें, क्योंकि मैप का यूज़ बार बार करने वाले हैं। एक्चुअली में सिंध के बारे में पहले थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। 1630 ईस्वी में मुगलों के द्वारा एक फरमान मिला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिसके अकॉर्डिंग वो सिंध के जितने भी कोस्ट यार्ड थे वहाँ पर उससे रिलेटेड उन्हें कुछ प्रिविलेजेस या फिर विशेषाधिकार मिले थे, जिसको वो सिंध के कोस्ट यार्ड में यूज़ कर सकते थे। और उसके अलावा भी कहीं और भी कोस्ट यार्ड से रिलेटेड वो फरमान के द्वारा कई और कोस्ट यार्ड को भी यूज़ कर सकते थे उस विशेषाधिकार का, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया बैकग्राउंड। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम देख लेते हैं काल्होरा और तालपुर के अमीरों के बारे में। 1758 ईस्वी में गुलाम शाह बेसिकली काल्होरा के राजा हुआ करते थे। के परवाना का मतलब होता है परमिट, जो सिंध के राजा द्वारा जो परमिट दिया जाता था ट्रेडर्स को या फिर कंपनीज को, उसे परवाना कहते थे। तो उसके द्वारा थट्टा में एक फैक्ट्री लगाई गई। तो बेसिकली थट्टा जो है वो एक जगह है जहाँ पर अंग्रेज़ों ने 1758 ईस्वी में फैक्ट्री लगाई थी। उसकी परमिशन गुलाम शाह ने दी थी। अब इसके आगे बढ़ते हैं। 1761 ईस्वी में गुलाम शाह ने ये भी एग्री कर लिया कि अंग्रेज़ों के जो रेजिडेंट हैं वो सिंध में आ सकते हैं। इसके अलावा जो 1630 वाला फरमान था उस चीज़ के लिए भी इन्होंने एग्री किया। और तीसरी चीज़, सिंध में बाकी जो भी जैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह जो काम कर रही थी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो भी कंपनीज या फिर कोई भी व्यापारी यूरोपीय जो भी वहाँ पर व्यापार कर रहा था, उन सबको बाहर निकाल दिया गया। ये जो तीन चीज़ें हैं, इन तीन चीज़ों का लाभ लगभग अंग्रेज़ों ने 1775 ईस्वी तक उठाया। अब वो बंद क्यों हो गया? क्योंकि 1775 ईस्वी में सरफराज खान, जो कि काल्होरा के राजा थे, उन्होंने अंग्रेज़ों को मना कर दिया कि तुम एक काम करो, तुम फैक्ट्री बंद करो और तुम यहाँ से जल्दी निकलो, वरना अच्छा नहीं होगा। तो अंग्रेज़ों को मजबूरन छोड़ कर वहाँ से जाना पड़ा। इसी टाइम पर 1770 के दशक में तालपुर, जिसे अब बलूचिस्तान कहते हैं, जो कि पाकिस्तान में है, तो वहाँ से बलूच जनजाति के रहने वाले लोग, जिन्हें बेसिकली उस टाइम पे तालपुरा कहा जाता था, ठीक है। तो वो अब चूँकि पहाड़ में पले बड़े थे, वहाँ उनका जन्म हुआ था, तो वो वहाँ से हट करके सिंध के मैदानी इलाकों में आ पहुँचे थे। अब चूँकि वो पहाड़ पर रहने के अभ्यस्त हो चुके थे, वहाँ पर रहना उनका यूज टू हो चुका था, तो जो इंसान पहाड़ पे आसानी से रह सकता तो उसका तो मैदान में रहना और भी इजी हो गया था। तो वो पहाड़ से मैदान तक पहुँचे और एक यूँ कह सकते हैं कि बहुत अच्छे सैनिक थे, जिसकी वजह से 1783 ईस्वी में मीर फ़तेह अली ख़ान, जो कि तालपुरा अमीर के यूँ कह सकते हैं लीडर, इन्हीं के नेतृत्व में उन्होंने सिंध के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। और जो काल्होरा के जो राजा थे, उन सबको हराने के बाद उन सबको देश से निकाल दिया गया। अब जिस तरह से मीर फ़तेह अली ख़ान ने सिंध के ऊपर कब्ज़ा किया था, तो दुर्रानी, जो कि अफ़गानिस्तान के राजा हुआ करते थे उस वक्त, दुरानी डायनेस्टी, उन्होंने भी इस बात के लिए अग्री कर दिया कि ठीक है, सिंध के ऊपर तुम राज करो। तो ये बेसिकली जो मीर फ़तेह अली ख़ान थे, ये बेसिकली 4 भाई थे और ये मीर बंधु या फिर 4 यार कहलाते थे। तो इसी बीच क्या हुआ, 1800 ईस्वी में मीर फ़तेह अली ख़ान की मृत्यु हो गई। अब चूँकि इनका डेथ हो गया, तो जो सिंध था वो सिंध बेसिकली 4 भागों में बट गया। अब उस तरह से नहीं बटा, चारों दोस्त साथ में रह करके सब कुछ करेंगे,
लेकिन जो होता है ना कि हिस्सा बंटवारा, वो बंटवारा हो गया, बाकी सब कुछ सेम था। तो बंटवारा होने के बाद 4 यारों में बांट दिया गया। अमरकोट जोधपुर के पास अमरकोट जोधपुर से ले लिया गया, लूज से कराची ले लिया गया, और अफगानों से शैकर और बक्कर ले लिया गया। तो इस तरह से इन्होंने तालपुरा के अमीरों ने, यानी मीर फ़तेह अली ख़ान के जो भाई थे, उन चारों ने अपने जो राज्य था उनकी उनमें विस्तार भी किया। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या हुआ था 1799 में, ये जो विचार था इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था कि टीपू सुल्तान ने, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि टीपू सुल्तान नेपोलियन को पत्र लिख रहा था, अलेक्जेंडर को पत्र लिख रहा था, मतलब हर विदेशी संबंध बनाने की टीपू सुल्तान कोशिश कर रहा था। तो ये बात अंग्रेज़ों को, ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, जिसके लिए 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने सिंध के साथ संबंध सुधारने का प्रयास किया। अब वो क्यों किया, हम चलते हैं पीछे मैप की तरफ। तो जैसा कि हम मैप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नवा सिंध आपको दिख रहा है। तो कोई भी अगर इन्वेडर यानी कि विदेशी आक्रमणकारी अगर भारत में घुसना चाहे तो उसके पास 2 ऑप्शन है, एक तो ये सिंध और दूसरा ये लाहौर सिख वगैरह। ठीक है, तो इसीलिए इनके अलावा घुसने का इन्वेडर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था, जिसके वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिंध के ऊपर कब्जा चाहती थी, ताकि जो भी इन्वेडर्स आएँ उन्हें सबसे पहले नवा सिंध सिंध से गुजरना पड़े और सिंध में ही ये उनके साथ निपट लें, ताकि बाकी जो उनका भारत है वो अच्छे से रह सके, यानी कि उसके ऊपर कोई हानि ना हो और उनका व्यापार चलता रहे। ठीक है, ये हमने देख लिया। बस यही वजह थी जिसकी वजह से वेलेस्ली मीर बंधुओं से यानी मीर फ़तेह अली ख़ान से बातचीत कर रहे थे ताकि कुछ हो जाए। ठीक है, हम वापस से बढ़ते हैं। लेकिन हुआ क्या जी, जैसे कि मैंने आपको बताया भारत का प्रवेश द्वार था सिंध और वो पंजाब। तो ये दोनों अगर अंग्रेज़ों के नियंत्रण में रहते तो भारत को मतलब अच्छी तरह से सुरक्षित रखा जा सकता था। दूसरी चीज़, टीपू सुल्तान फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ था और शाह जमन जो कि काबुल का शासक था। तो इन तीनों ने मिलकर एक ट्रीटी कर ली थी और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये किया था कि अंग्रेज़ों को किसी तरह से बाहर निकाल फेंकना। तो इस चीज़ के लिए क्या हुआ, टीपू सुल्तान ने क्या किया, मीर फ़तेह अली ख़ान को मनाया और बोला कि यार ये सब क्या चल रहा है, अब अपने ही देश में दूसरे लोग आकर के व्यापार कर रहे हैं और वही हमारे ऊपर कब्ज़ा कब्ज़ा कर रहे हैं, तो इससे अच्छा ये है कि उनको किसी तरह से हटा दिया जाए। तो टीपू ने तो फ़तेह अली ख़ान को मना ही लिया। दूसरी तरफ चूंकि टीपू के पास शक्ति तो थी कि वो सिंध को हरा सकता है अकेले भी, दूसरी तरफ जो सिंध के व्यापारी थे उन्होंने भी इस बात का सपोर्ट किया कि हाँ टीपू सुल्तान जो कह रहा है वो सही है, कि हम क्यों अंग्रेज़ व्यापारियों को अपने सिंध में जगह दें और अपने ही व्यापार की हानि से हैं। तो इस तरह से फिर अमीर जो थे, अब चूँकि 1800 ईस्वी में मीर फ़तेह अली ख़ान की मृत्यु हो चुकी थी, तो बाकी जो उनके जो भाई थे उन्होंने एक फ़ैसला दिया और उन्होंने कहा कि जितने भी अंग्रेज़ एजेंट हैं 10 दिनों में सिंध छोड़ कर चले जाएं, वरना अच्छा नहीं होगा। तो उस वक्त जो अंग्रेज़ों के एजेंट थे क्रो, वो वापस चले गए और ये अंग्रेज़ों के एजेंट का वापस जाना अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही बेशर्मी और बहुत ही अपमानजनक बात थी, जो कि अंग्रेज़ सह नहीं सकते थे। अब हम सबको पता है यार कि अब कोई इंसान आपके पास आए और आप उसको बेइज्जत करके भगा दो, तो वो इंसान इतना तो सोचेगा कि यार किसी तरह इसको इसको इसके साथ कुछ तो करना है, मतलब इस बेइज्जती का बदला तो लेना है। तो वैसे अंग्रेज़ों ने भी अपना मतलब दिमाग लगाना, खुरफाती दिमाग लगाना शुरू कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप की, यानी कि शाश्वत मित्रता की संधि। जून 1807 ईस्वी में अलेक्जेंडर जो कि रशिया के राजा हुआ करते थे और नेपोलियन जो कि फ्रांस के, उस टाइम पे नेपोलियन का फ्रांस में काफ़ी दबदबा था, तो उन दोनों के बीच तिलसित में एक संधि हुई। तिलसित जो है ये बेसिकली
रशिया में एक जगह है, वहाँ पर इन दोनों ने मिलकर एक ट्रीटी की थी 1807 ईस्वी में कि भारत के ऊपर जो आक्रमण होगा वो भूमार्ग के द्वारा होगा। ठीक है, तो अब अंग्रेज़ों की यहाँ पे फटने लगी कि अरे यार, अगर नेपोलियन और अलेक्जेंडर दो महान शासकों ने अगर हमारे भारत के ऊपर आक्रमण किया तो हमारी तो लंका लगने वाली है। तो इसीलिए ना अंग्रेज़ों ने क्या किया, ऑब्स्टेकल लगाने शुरू कर दिया। अब जिस चीज़ के लिए लॉर्ड मिंटो ने 3 प्रतिनिधि मंडल भेजे, लाहौर, काबुल और तेहरान। अब चूंकि लाहौर तो अब इंडिया में ही आता था, लाहौर उस वक्त रणजीत सिंह के अंडर में यानी कि पंजाब के हिस्से में था, काबुल जहाँ का शेख जमन था, और तेहरान वो भी काबुल का ही हिस्सा था, मतलब अफ़गानिस्तान का ही हिस्सा था। तो ये तीनों को वहाँ पर इसलिए भेजा गया ताकि वो तीनों एक वहाँ के शासकों के साथ ट्रीटी कर लें, तो इन्वेडर्स का आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा, और अंग्रेज़ वहाँ पर अपनी सेना ले आकर के उनसे लड़ सकते हैं, ताकि उनका पूरा जो भारत है जिसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया है वो सही सलामत रह सके और अंग्रेज़ों का व्यापार उस तरफ बना रहे। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके लिए उन्होंने निकोलस को भेजा। अमीर जो कि सिंध के अमीर थे और अंग्रेज़ों के बीच संधि हो गई। ठीक है, अब ये संधि हो गई। अब चूंकि इतने बड़े बड़े महाशक्ति अटैक करने वाले थे, जिसकी वजह से सिंध को इतना तो लग रहा था कि हमारा जो क्षेत्र है, यानी कि यूँ कह सकते हैं सैक्रेड गेम के वो मंत्री वाले भाषण में, देश संकट में है, तो वो वाला इनको लगने लगा था, जिसकी वजह से इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय थे या फिर जो भी एजेंट वगैरह थे जो व्यापार कर रहे थे, उन सबको बाहर निकाल देगा और अंग्रेज़ों के एजेंट सिंध पर आ सकते इसका एग्रीमेंट कर लिया गया। इस ट्रीटी में थोड़ा सा और एडिशन किया गया कि 1820 ईस्वी में कि अमेरिकियों जो व्यापार करने आएंगे या फिर जो लोग यहाँ यात्री बनकर भी आएंगे उन्हें भी यहाँ अंदर नहीं आने देना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद। वंदे मातरम अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि ये कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध का सिर्फ पार्ट 1 था। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जिसकी वजह से मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये पहला पार्ट है, कल या फिर परसों एक दिन बीच करके वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो कल नहीं परसों आपको इसका पार्ट 2 मिल जाएगा। बस जिस तरह से आप प्यार दे रहे हैं उसी तरह से प्यार देते रहें यार। प्लीज़ शेयर, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब, ये चीज़ें जब होती रहती हैं ना, व्यूज़ आते रहते हैं तो दिल को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं परसों।